नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में, जहां पे हम लोगों ने पिछली बार चैप्टर 8 को छोड़ा था। वहीं से हम लोग इस चैप्टर 8 को शुरू कर रहे हैं। रतनाम की कहानी हम लोग सुन रहे हैं और मैंने आपको बताया कि उसके गांव में हमेशा से जो प्रथा चल रही थी, उस प्रथा को मानने से रतनाम ने मना कर दिया। अब जब उस प्रथा को मानने से रतनाम ने मना कर दिया, तो रतनाम के फैमिली मेंबर्स भी रतनाम के अगेंस्ट थे। पावरफुल कास्ट के जो लोग थे, जो हमेशा से इनको दबाना चाहते थे, वो तो उसके अगेंस्ट थे ही। साथ साथ कुछ उसी कम्युनिटी के मेंबर्स जिनको दबाया जाता था, वो भी उनके अगेंस्ट थे। तो आप देखोगे कि जो पावरफुल कास्ट थी, उन्होंने सोचा कि अब रतनाम को एक सबक सिखाएंगे। सबक सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रसाइज हिम। ऑस्ट्रसाइज हिम मतलब कि पूरी तरीके से रतनाम को बॉयकॉट कर दो। और कैसे किया? पावरफुल कास्ट के लोगों ने रतनाम की जो कम्युनिटी के लोग थे, रतनाम की जो कास्ट के लोग थे, उनसे बोला कि आप इसको पूरी तरीके से ऑस्ट्रसाइज करो। इनसे कोई बात नहीं करेगा, न रतनाम से, न रतनाम की फैमिली के किसी मेंबर से कोई बात नहीं करेगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि कुछ लोग एकदम से इनके गांव में आए और जो इनकी झोपड़ी थी जिसमें ये लोग रहते थे, वो जला दी। किसी तरीके से रतनाम अपनी माँ के साथ भाग गया। फिर रतनाम को समझ में आया कि भैया मुझे लीगल हेल्प लेनी चाहिए। तो वो एक केस फाइल करने लोकल पुलिस स्टेशन में पहुंचा और उसने केस फाइल किया किसके अंदर? शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। आप देखोगे रतनाम अकेले के दम पे इतनी लड़ाई कर रहा है और अभी भी इसके साथ की जो दलित फैमिलीज थी, वो उसकी मदद करने नहीं आई, क्योंकि इनको डर लग रहा था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो रतनाम के साथ कर रहे हैं, वो हमारे साथ भी करेंगे अगर हम बोलने लगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग डेमोक्रेसी है, मीडिया एक्टिव है, तो लोकल मीडिया ने इस केस को उठा लिया। बहुत सारे जर्नलिस्ट इस एरिया में आने लगे। ठीक है ना? रतनाम को दलित एक्शन का एक सिंबल दिखाया जाने लगा और जरूरी भी था। फाइनली आप देखोगे कि भले ही ये जो रिचुअल था, किस चीज का रिचुअल? कि भैया प्रीस्ट के पैर धो के आप नहाएगा एक आदमी, ये रिचुअल बंद हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो पावरफुल कास्ट के लोग थे, वो रतनाम की फैमिली से बदला निकालेंगे। तो रतनाम को और उसकी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ा उस गांव को। सोचिए, वो गांव जो उनका था, जो हमेशा से वहां पर रह रहे थे, रतनाम के फादर ने, उसके फादर के फादर ने वो किया, जो भी रिचुअल्स किए, गलत थे सही थे, उन्होंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ बर्बाद हो गया, बस एक रतनाम के ना बोलने की वजह से। और रतनाम का ना बोलना बिल्कुल सही था, क्योंकि रतनाम अगर इस चीज में हाँ बोल देता तो जाने कितने और समय तक ये रिचुअल चलता रहता। ऊपर के लोग नीचे के लोगों को दबाते रहते, जो अब सो कॉल्ड अपर कास्ट है, वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट को दबाते रहती हैं, ये चीजें चलने लगती, चलती ही रहती। तो कहीं ना कहीं तो उसको स्टॉप लगाना है, स्टॉप यहाँ लगाया गया। अब बात करते हैं शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपने वीडियो पे लाइक का बटन आई होप दबा दिया हो। इस वीडियो की नोटिफिकेशन या मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक दिया हुआ है। मेरे द्वारा बनाई गई कुछ और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, जो भी आपकी जेन्युइन क्वेरीज है मैं इंस्टाग्राम पे जवाब दूंगा। तो रतनाप ने अपने आप को बचाने के लिए लॉ का सपोर्ट लिया। इस एक्ट के अंदर, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंदर, उसने अपनी कंप्लेन फाइल की। किस चीज के बारे में? कि डोमिनेशन एंड वायलेंस ऑफ द पावरफुल कास्ट इन हिज विलेज। कैसे उसके गांव की जो पावरफुल कास्ट थी, वो लोगों को दबाती थी, गलत तरीके से शोषण करती थी। इसके अगेंस्ट में रतनाम ने आवाज उठाई, जो कि बहुत जरूरी थी। अब आप देखोगे ये जो एक्ट था, कौन सा? 1989 वाला शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ये एक्ट 1989 में बना। क्यों बना? क्योंकि रतनाम जैसी बहुत सी दलित आवाजें पहले भी उठी थी और उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि भैया ये जो इल ट्रीटमेंट और ह्यूमिलिएशन हो रहा है दलित का, इसको बंद करो। ये जो ट्राइबल ग्रुप्स का ह्यूमिलिएशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, डेप्रिवेशन दिया जाता है इनको, इसको बंद करो। और एक समय ऐसा आया दोस्तों, जब ये जो मूवमेंट था ना, सो कॉल्ड लोअर कास्ट का अपर कास्ट के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में, इसने वायलेंट कैरेक्टर ले लिया। ये वायलेंट कैरेक्टर लिया गया था 1970s में और 1980s में। तो आप देखोगे 1970s और 1980s के टाइम पीरियड में साउदर्न इंडिया के बहुत से पार्ट में बहुत सारे असर्टिव दलित ग्रुप्स उठ के सामने आएंगे और वो सीधे सीधे अपने राइट्स की डिमांड करेंगे। ठीक है ना? वो बोलेंगे कि हम अपनी कास्ट ड्यूटीज को नहीं निभा रहे। ठीक है? वो बोलेंगे हमें इक्वली ट्रीट करिए। फिर आप देखोगे जैसे रतनाम ने दकियानूसी ख्यालात को मानने से मना कर दिया और बोला कि अब ये जो एक्सप्लॉयटेशन है और ह्यूमिलिएशन है दलित्स का, ये गलत है। ऐसे बहुत सी भी डिमांड्स उठी थी और जब ये डिमांड उठेंगी
तो वायलेंस होगा। वायलेंस कैसे होगा? जो पावरफुल कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों के अगेंस्ट वायलेंस करना शुरू करेंगे, उनको मारेंगे पीटेंगे, कुछ केसेस में तो जान से मार देंगे। तो कहीं ना कहीं जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो भी हथियार उठाएंगे, कहेंगे कब तक मारोगे, आओ हम भी तुमको मारेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पे गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए था और गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई भी। 1989 में ये नियम कानून बनाया गया। अब सवाल उठता ये है कि 1989 में नियम कानून बनाने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, अनटचेबिलिटी को तो वैसे ही आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बैन कर दिया गया था। तो जब एक बार हमारे संविधान ने सीधे सीधे अनटचेबिलिटी को बैन कर रखा है, उसके बाद अगर आपको 1989 में लॉ बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, दलित्स के अगेंस्ट में वायलेंस है, ये कहीं ना कहीं तो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं तो हो रहा है, तो एक अलग तरीके से इसको देखने की जरूरत है, जो यहां पे देखा गया। यहां देखिए, कबीर जी की एक पोएम है। इस पोएम को आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में लिखा है। इस पोएम में कबीर साहब क्या बोल रहे हैं? कबीर साहब प्रीस्ट के थॉट्स को क्वेश्चन कर रहे हैं। कबीर साहब प्रीस्ट से बोल रहे हैं कि आप मुझे ये बताओ कि अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस आई कहां से। फिर कबीर साहब प्रीस्ट से बोल रहे हैं कि ज्ञान को, नॉलेज को अपने हर्ट में ढूंढो, ना कि स्क्रिप्चर्स में। तो ये जो आप वेद पुराण पढ़ के नॉलेज को बताने की बात करते हो, ये नॉलेज आपके दिल के अंदर है, आपके हर्ट के अंदर है, किसी स्क्रिप्चर में लिखा हुआ नहीं है। फिर कबीर बताते हैं कि जो आपकी ह्यूमन बॉडी है वो खून की बनी हुई है, हवा की बनी हुई है। एक बेबी 9 महीने तक मदर के वॉर्म में रहता है। ओके, फिर उसके बाद आप देखोगे जितनी भी चीजें इस दुनिया में है वो एक टच से बनती हैं। चाहे एक बच्चा भी पैदा हो तो वो एक टच से पैदा होता है। तो फिर ये जो आप अनटचेबिलिटी को सिद्धांत को लेके आ रहे हो, ये किस तरीके से लेके आ रहे हो? फिर फाइनली देखिए कबीर साहब क्या बोलते हैं। कबीर साहब बोलते हैं, he takes the word untouchable and gives it a very different meaning. He claims that untouchability is the highest state of knowledge. It means not by touched by narrow limiting audience. यानी कि एक तरफ एक ऐसी अनटचेबिलिटी थी जिसको अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरी तरफ कबीर साहब किस तरीके की अनटचेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि एक ऐसी अनटचेबिलिटी जिससे हम अपने दिमाग को इतना ज्यादा फ्री कर लें कि हम किसी भी नैरो लिमिटिंग आइडियाज से लिमिट ना हो पाए। तो धर्म जात पात के नाम पे जो लड़ाई होती है, ये चीजें हमारे दिमाग को अफेक्ट ना करें, ऐसे अनटचेबिलिटी को हम लोग इम्बाइब करें, ये बोला कबीर जी ने। फिर हम वापस आ जाते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में। 1970s और 1980s में आदिवासी पीपल ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, अपने लिए इक्वल राइट्स मांगे। जो उनका लैंड था जो उनसे छीन लिया गया था, जो उनके रिसोर्सेज छीन लिए गए थे, बोला कि हमें हमारे रिसोर्सेज वापस किए जाए। उसके बाद जब आदिवासी पीपल ये मानेंगे तो हमेशा से जो आदिवासी इसको दबाने वाले पावरफुल सोशल मतलब जो ग्रुप्स हैं वो उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, बहुत सारा वायलेंस होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी भी अपनी डिमांड पे अड़े रहेंगे। ओके, इसीलिए आप देखोगे कि ये जो एक्ट प्रोमलगेट होगा, कौन सा एक्ट? द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1918। आप बोलोगे भैया आदिवासी कहां है इसमें? तो ये जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं ये आदिवासी ही हैं दोस्तों। ट्राइबल इलाके में जो लोग रहते हैं उनको आप शेड्यूल ट्राइब कह सकते हो। इसीलिए आप इस एक्ट में देखोगे एससी और एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट में बहुत सारे क्राइम्स दे रखे हैं। कुछ तो इतने ज्यादा हॉरिबल है जिनके बारे में आप ना बात करो तो बेटर है। फिर ये जो क्राइम्स है ये हमें ये बताते हैं कि जो पावरफुल ग्रुप्स हैं अगर इनको रिस्ट्रेन नहीं किया गया तो ये किस हद तक ड्रेडफुल डीड्स कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे लॉस को बनाना जरूरी है कि इस तरीके के लोग जो जरूरत से ज्यादा हीरो बन रहे हैं और परेशान कर रहे हैं लोगों को, उनको अप्रोप्रिएट तरीके से पनिश किया जा सके। अब इस एक्ट में बहुत अलग अलग लेवल्स दे रखे हैं क्राइम्स के। पहले तो मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन दे रखे हैं, ऐसे मोड्स जो फिजिकली भी हॉरिफिक है, मॉरली भी रिप्रेहेंसिबल, मतलब मॉरली भी बहुत ज्यादा हॉरिफिक है, उनको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो ये बोला गया कि कोई मेंबर अगर किसी एससी को या एसटी को जबरदस्ती कुछ ऐसा खिलाने की या पिलाने की कोशिश कर रहा है जो कि अनएडिबल हो, या फिर जबरदस्ती खिलाने पिलाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो नहीं खाना पीना चाहता है, ऑब्नॉक्शियस हो, तो उस केस में उसको सजा दी जाएगी। अगर कोई पर्सन किसी एससी एसटी क्लास के बंदे को जबरदस्ती कपड़े उतारने पे मजबूर कर रहा है या फिर उससे नेकेड परेड करवा रहा है, ऐसा अक्सर कर आपको गांव में न्यूज सुनने को मिलती है, या कोई भी ऐसा काम करवा रहा है जो ह्यूमन डिग्निटी के अगेंस्ट, उसकी बॉडी पे कोई पेंट कराना, कुछ भी ऐसा काम करना जो उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट है, दिस इज पनिशेबल बाय लॉ, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। साथ साथ यह भी बोला गया कि भैया दलित्स और आदिवासी को आप उनके रिसोर्सेस से अलग नहीं कर सकते, यह भी कहा गया। तो अगर किसी आदिवासी का लैंड है, किसी ट्राइब्स का लैंड है, किसी
शेड्यूल्ड ट्राइब का लैंड है, उसकी ओनरशिप में है, तो उसको अगर आप किसी हायर कास्ट के बंदे को ट्रांसफर करवा रहे हो तो उसमें प्रॉपर कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए जिससे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एक्सप्लॉयटेशन है उसको रोका जा सके। फिर भाई ये बोला गया कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, इसमें दलित्स के अगेंस्ट जो क्राइम है, ट्राइबल वुमेन के जो अगेंस्ट जो क्राइम है, उसको भी पेनलाइज किया गया है। किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप की वुमेन के ऑनर को अगर आपने वॉयलेट किया तो उसकी जबरदस्त सजा है। फिर इंडिया में एक स्काउर्ज है जिसको बुलाता है स्काउर्ज ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है कि जो ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, या फिर सोसाइटी में जितने भी तरीके के वेस्ट हैं, एक्सक्रीटा हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स क्या करते हैं, झाड़ू से, टिन प्लेट से, बास्केट्स में, इन ड्राई लैट्रीन्स से। देखिए जो ड्राई लैट्रीन्स होती है दोस्तों, जहां पर पानी नहीं होता, अब वहां पे तो जाके आदमी अपना एक्सक्रीटा छोड़ आया, लेकिन उस एक्सक्रीटा को उन लैट्रीन से निकालेगा कौन, तो मैनुअल स्कैवेंजर्स को बुलाया गया। तो ये झाड़ुओं से उनको साफ करके बॉक्स में भर के कहां लेके जाते हैं, कुछ दूर जहां पे डिस्पोजल ग्राउंड्स हैं, तो उस बास्केट में इस चीज को भर के अपने सर पे लाद के डिस्पोजल ग्राउंड तक लेके जाते हैं। सोचिए, आप सोच सकते हो कि कोई इस तरीके का काम कर सकता है। इनफैक्ट जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो तो एक लेवल के हैं, ऑलमोस्ट सब लोग ऐसे होंगे जो इस तरीके की प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो इस फिल्थ को ये मैनुअल स्कैवेंजर्स भर के लेके जाते हैं, और ज्यादातर केसेस में अगर आप गांव के इलाके में चले जाओ तो दलित वुमेन या यंग गर्ल्स ये काम करती हैं, ठीक है। तो कहे का वुमेन एम्पावरमेंट इनके लिए, इनकी तो जिंदगी वैसे ही बर्बाद है। तो फॉर्चुनेटली हमारे देश में ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस चीज से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। जैसे आंध्र प्रदेश बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है सफाई कर्मचारी आंदोलन। ये ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए काम करता है। इसने बोला कि भैया दलित कम्युनिटी के 1 लाख पर्सन सीधे सीधे इसमें एसोसिएटेड हैं, जो 26 लाख प्राइवेट और कम्युनिटी ड्राई लैट्रिन्स के लिए काम करते हैं म्युनिसिपैलिटी में। अब ये जो मैनुअल स्कैवेंजर हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं कि भैया सब ह्यूमन कंडीशंस हैं, इनकी सीरियस हेल्थ हजार्ड्स होते हैं। अक्सर कर इन्फेक्शन हो जाता है इनकी आंखों में, स्किन में, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम्स में। आप सोचिए, एक इंसान की बॉडी जिस चीज को रिजेक्ट कर देती है, जो उसका एक्सक्रीटा है, उसमें उस बॉडी की सबसे गंदी चीजें हैं, उस गंदी चीजों को अगर कुछ लोग एक्सपोज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो गंदगी से एक्सपोज हो रहे हैं। अगर वो गंदगी से एक्सपोज होंगे तो इनको बीमारी होगी ही होगी। उसके बाद इतना गंदा काम करने के बाद इनको पैसा क्या मिलता है, तो जो लोग अर्बन म्युनिसिपैलिटी में काम कर रहे हैं हो सकता है उनको 200 रुपए प्रतिदिन मिल जाए। अगर कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम कर रहा है तो उसको 200 रुपए से भी बहुत कम मिलता है। अब आप देखिए, हमने देखा है अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 के अंदर बैन करके रखा गया, और भी बहुत से नियम कानून बनाए गए जिसके चलते अनटचेबिलिटी को रोका गया। जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं इनको देश में अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि गुजरात में इनको भंगीस कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में पाखीस कहा जाता है, तमिलनाडु में सिकालियार्स कहा जाता है, और इनको अनटचेबल माना जाता है। कहा जाता है कि ये जो काम कर रहे हैं इस काम के चलते ये गंदे हैं, तो अगर इनको हम छुएंगे तो हम भी गंदे हो जाएंगे। तो अक्सर कर इनको शहर के अंदर रहने की जगह नहीं मिलती, ये गांव के बाहर रहते हैं या सिटीज के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। इनको टेंपल का एक्सेस नहीं मिलता, पब्लिक वाटर फैसिलिटीज को इनको इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। तो एक तो तुम इनसे गंदा काम करवाओ, उसके बाद इनको तुम इनके राइट्स भी मत दो। यहां पे देखिए एक मूवमेंट से हो रहा, बड़ी अच्छी फोटो है ये, मेंबर्स ऑफ द सफाई कर्मचारी आंदोलन डिमोलिशिंग अ ड्राई लैट्रिन। ड्राई लैट्रिन आप समझ सकते हैं कितनी गंदी होगी, क्योंकि वहां पर पानी ही नहीं है। तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन किस तरीके का माहौल होता होगा, और वहां पे सफाई करना भैया सोच के परे है। फिर 1993 में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट। इस लॉ ने क्या किया, दिस लॉ प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एज वेल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन्स प्रोहिबिशन एक्ट 1993, इसने पहली बात तो मैनुअल स्कैवेंजर्स का ये जो एम्प्लॉयमेंट है इसको बंद करवाया। फिर ये बोला गया कि भैया ड्राई लैट्रिन्स कंस्ट्रक्ट नहीं की जाएंगी। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन और 13 और ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स ने मिलकर फिर से एक पीआईएल फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और इन पिटिशनर्स ने बोला कि ये लॉ आप लेके आए हो जिसमें आप मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन कर रहे हो, और आपकी मैनुअल स्कैवेंजिंग तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही चल रही है, रेलवेज में चल रही है। तो एक तरफ एक नियम कानून है जो मैनुअल स्कैवेंजिंग को अनलॉफुल बोलती है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स में ये मैनुअल स्कैवेंजिंग वाला काम चालू है। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आप इस सब चीजों को रोको। भैया कोर्ट ने जितने भी गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की, यूनियन गवर्नमेंट्स की डिपार्टमेंट्स से मिनिस्ट्रीज थी, उनको नोटिस इशू किया,
और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बोला कि 6 महीने में हमको रिपोर्ट दो कि मैनुअल स्कैवेंजिंग कहां हो रही है, कितनी हो रही है, और अगर हो रही है तो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई, मैनुअल स्कैवेंजिंग को बंद करो, टाइम बाउंड प्रोग्राम चालू करो ताकि इन मैनुअल स्कैवेंजर्स को लिबरेट किया जा सके, रिहेबिलिटेट किया जा सके। फाइनली 6 दिसंबर 2013 को 6 दिसंबर 2013 को एक एक्ट आया, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट। और इसके बाद देखोगे इस एक्ट के इंप्लीमेंटेशन में सीधे सीधे जो सुप्रीम कोर्ट थी वो इन्वॉल्व थी। आपको एक केस बताता हूं, हरिद्वार के या देहरादून के डीएम को तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने डांट दिया था। उनकी तरफ से रिपोर्ट आई कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी मैनुअल स्कैवेंजर नहीं है, और मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो प्रैक्टिस थी एक एनजीओ ने पॉइंट आउट कर दी सुप्रीम कोर्ट में उसी डिस्ट्रिक्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे झाड़ लगाई थी एक डीएम को। तो भैया आप समझ ही सकते हो कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तो सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या ही औकात है, खड़े खड़े कांपने लगेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने, सुप्रीम कोर्ट छोड़ो हाई कोर्ट के जज ने बुला लिया तो ही डर जाते हैं। आगे चलते हैं, आदिवासी डिमांड एंड द 1989 एक्ट। 1999 एक्ट की जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने आपको बताई, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी थी इसमें। आदिवासी एक्टिविटीज ने ये बोला कि दे हैव आदिवासी एक्टिविस्ट refer it to defend the right to occupy land that was traditionally theirs। कहीं ना कहीं आदिवासी को इन इलाकों से उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया जिन इलाकों में वो हजारों सालों से रह रहे थे। ओके, अब बात यह है कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था पिछले चैप्टर्स में कि जो आदिवासी थे वो अपनी जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे, बट जब वो छोड़ के जाना नहीं चाहते थे उनको जबरदस्ती निकाल दिया। तो कॉन्ट्रैक्टर्स आ गए, बड़े बड़े जो बाहुबली टाइप के लोग आते हैं, वो आते हैं और जगह खाली करवा देते थे। अब बात ये बोली गई कि जिन लोगों ने जबरदस्ती की इन ट्राइबल से उनको उनकी जगह से निकालने में, जिन्होंने इनको फोर्सिबली इनक्रोच किया, मतलब कि जो ट्राइबल्स की जगह थी, जो इनके जंगल थे जहां पे ट्राइबल्स रहते थे, इन ट्राइबल्स को वहां से उखाड़ फेंका गया। तो जिन्होंने उखाड़ के फेंका सबसे पहले आप उनको लॉ के अंदर पनिश करिए। उसके बाद ये बोला गया, they have also pointed to the fact that this act merely confirms what has already been promised to the tribal people in the constitution, that land belonging to tribal people cannot be sold or bought by non-tribal people. In this case where this has happened, the constitution guarantees the right of tribal people to repossess their land। यानी कि एक्ट ये बोलता है, और इनफैक्ट अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के मूल प्रावधानों को देखोगे तो बोला गया जो ट्राइबल्स हैं उनको सफिशिएंट प्रोटेक्शन दी गई है। अभी इन ट्राइबल्स को उखाड़ के आप उनकी जगहों से नहीं हटा सकते हो, और अगर मान लीजिए आपने हटा दिया गया तो फिर से आप उनको वहां पे रिहेबिलिटेट करो। और इसमें सबसे खास बात ये निकल के आती है, सीके जानू करके एक आदिवासी एक्टिविस्ट है, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो ट्राइबल्स को दिए गए हैं, इनको वॉयलेट करने में सबसे आगे तो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं। ये अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट्स ही तो ठेका देती हैं टिम्बर मर्चेंट्स को, पेपर मिल्स को, कि वो इन इलाकों में घिस के ट्राइबल लैंड्स को एक्सप्लॉइट कर सकें, पेड़ों को काट सकें। ये जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट में हमेशा से जो लोग रह रहे हैं उनको उखाड़ के बाहर फेंक सकें। फॉरेस्ट को ये लोग रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देते हैं, सेंचुरीज डिक्लेयर कर देते हैं, तो भी इन ट्राइबल्स को उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो ट्राइबल इंक्रोचमेंट हुआ है, ये हुआ तो गवर्नमेंट की वजह से ही है ना। गवर्नमेंट ने ही आउटसाइडर्स को परमिशन दी कि ये ट्राइबल्स के इलाकों में घुसो और आप जाके पेड़ काटो, इनको उखाड़ के बाहर फेंको, माइनिंग करो। अभी आप देखिए रिसेंटली माइनिंग लाइसेंसेस इशू करने की बात करी जा रही है, हजारों हेक्टेयर्स के लैंड को फिर से उड़ा दिया जाएगा। यहां पे देखिए एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया गया है, द सेंट्रल गवर्नमेंट पास द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006, इसको आप FRA एक्ट 2006 भी बोलते हो। ओके, अब इससे हुआ क्या, द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस फाइनल एक्ट states that this act is meant to undo the historical injustice meted out to forest dwelling populations in not recognizing their rights to lands and resources. The act recognizes their right to homestead, cultivable and grazing land, and to non-timber forest produce. The act also points out that the rights of forest dwellers includes conservation of forest and biodiversity। मतलब कि FRA एक्ट 2006 पारित किया गया। FRA एक्ट 2006 के थ्रू क्या करने की कोशिश की गई, जो हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन हुआ इन ट्राइबल का, कि इनको इनके इलाके से उठा के बाहर फेंक दिया गया, इनको इनकी जगह से हटा दिया गया, ये गलत है, इसको हटाने की जरूरत है। तो जो ट्राइबल्स जहां पे रह रहे हैं उनको पीसफुली वहां पे रहने देना चाहिए,
अब वो वहां पे रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां का टिम्बर काट सकते हैं, लेकिन जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स हैं उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो वहां पे कुछ इस तरीके से रह सकते हैं कि वो फॉरेस्ट को कंजर्व करें, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, बट ये भी ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। ओके। फिर जो सीक्रेट जानू करके एक्टिविस्ट हैं ये भी बोलती हैं कि बहुत सारे केसेस में जहां पे ट्राइबल्स को एविक्ट कर दिया गया है और वो वापस अपने लैंड्स पे नहीं जा सकते, उनके लैंड को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया गया है, जहां पे पहले फॉरेस्ट था, माइनिंग के चक्कर में पूरे के पूरे फॉरेस्ट उड़ा दिए गए और अब उन ट्राइबल्स के पास जाने के लिए कोई जगह बची नहीं है, आप उसको कंपनसेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है ना? तो अगर आपने इनके इलाके को छीना है, इनको उखाड़ के बाहर फेंक दिया है, तो कैसे ना कैसे करके आप इनको कंपनसेट करो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी हरकतों की वजह से ही निकले हैं। तो अगर गवर्नमेंट बहुत लार्ज सम्स ऑफ मनी खत्म कर सकती है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे, माइनिंग प्रोजेक्ट्स पे, तो इन ट्राइबल्स को हटाने में आपने जो इनके साथ इनजस्टिस किया है, इनके लिए आप पैसा तो इनको दे ही सकते हो। ओके। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि भले ही ट्राइबल्स के लिए आपने ऑन पेपर नियम कानून बना रखे हैं, भले ही शेड्यूल कास्ट के लिए, ड्रिपर्स क्लासेस के लिए, लोअर क्लासेस के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आपने नियम कानून बना सकते हैं, बट वो नियम कानून एक्चुअली में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, इस बात की गारंटी है नहीं। ओके। इसलिए लोगों को लगातार काम करना पड़ेगा और एफर्ट्स मारने पड़ेंगे ताकि ये प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे ये नियम कानून बनाए गए थे, जो हमारे संविधान के प्रिंसिपल्स हैं, वो सच में लोगों को मदद करें। और उसके लिए इंडिया के सारे सिटीजन्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो इक्वालिटी, डिग्निटी और रिस्पेक्ट का जो डिजायर है लोगों का, ये सबके लिए जरूरी है। और हमारे देश को अगर ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग क्लासेस हैं इनके बीच में बराबरी होना चाहिए। ओके। तो ये सब चीजें हैं। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स नीचे दिए हुए हैं, आप इन टर्म्स को देख सकते हो। असर्टिव मतलब प्रोएक्टिवली अपने व्यूज को दूसरों को बताना। कन्फ्रंट मतलब अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाना, जैसे कि आपने देखा रतनाम ने आवाज उठाई। डिस्पसेस मतलब किसी ने अपने ताकत के दम पे किसी दूसरे की जमीन को छीन लिया, किसी दूसरे को अधिकार को छीन लिया। ऑस्ट्रसाइज मतलब किसी इंडिविजुअल को एक्सक्लूड कर देना, बैनिश कर देना, उसका बॉयकॉट कर देना। ये ज्यादातर केसेस में सोशल बॉयकॉट की तरह देखा जाता है। इनफैक्ट यहां पे इस चैप्टर के कंटेक्स्ट में इसको सोशल बॉयकॉट की तरह देखा जाता है। तो एक पर्सन को हो सकता है पूरी की पूरी फैमिली बॉयकॉट कर दे, मतलब एक इंडिविजुअल को या उसकी फैमिली को, पूरी एक जगह पर रहने वाले लोग अगर बॉयकॉट कर दें तो उसको आप बोल सकते हो ऑस्ट्रसाइज। मॉरली रिप्रेहेंसिव क्या बोलते हो? दिस refers to an act that violates all norms of decency and dignity that a society believes in. This usually refers to a hideous and repugnant act that goes against all the values that a society has accepted. यानी कि कुछ ऐसा काम करना जिससे सारी की सारी, एक कहते हैं ना कि एक सोसाइटी में रहने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ डिसेंसी और डिग्निटी चाहिए एक इंडिविजुअल को, वो भी छीन लो आप उसको, इसको बोला जाएगा मॉरली रिप्रेहेंसिबल। और पॉलिसी मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट कह लीजिए या फिर एक ऐसा विजन कह लीजिए जो कि एक गवर्नमेंट अपनाती है, जिसके हिसाब से प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, जिसके हिसाब से गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो काम करते हैं। अभी पॉलिसी गवर्नमेंट की भी हो सकती है, स्कूलों की भी हो सकती है, कंपनी की भी हो सकती है। यहां पे जो पॉलिसी का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या नियम कानून बना रही है या गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में आगे चल रही है, कैसे किसी पर्टिकुलर चैलेंज को गवर्नमेंट संभालेगी, ये सब चीजें पॉलिसी में लिखी हुई होती है। तो चैप्टर खत्म हो रहा है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा। गुड बाय।